अब मैं आप लोगों को वो फ्रेमवर्क दे रहा हूं, 6 स्टेप्स का फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क से आप किसी भी बिजनेस को ऑटो पायलट पे पहुंचा सकते हैं। और इस फ्रेमवर्क का जो नाम है वो है PTSTDM। सो इस फ्रेमवर्क का नाम है पीटी स्टेडियम। तो ध्यान से समझना, पीटी स्टेडियम, ये लिख लीजिए आप सब लोग, पीटी स्टेडियम ये वो फ्रेमवर्क है जिससे आप अपने बिजनेस को यहां ऑटो पायलट पे पहुंचा सकते हैं। तो मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कोशिश करी अपने लोगों को काम सिखाने की, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं। ऑटो पायलट में आपने लिखो मी, मैंने ले जाने की कोशिश करी लेकिन मेरा बिजनेस वहां पे गया नहीं। मैंने बहुत तरीके की किताब पढ़ी, यूट्यूब देखा, लेकिन उस जगह पे काम पहुंचा नहीं। अब मैं आप लोगों को ये वाली चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। और आप लोगों ने किस किस जगह पे इंप्रूव करना है वो वाली चीज लिख लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे पीटी स्टेडियम की चेकलिस्ट भी बनाता जा रहा हूँ। पीटी एसटीडीएम ऑटो पायलट चेकलिस्ट, जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। सो इस पीटी स्टेडियम में सबसे पहली जो चीज होती है इसे कहते हैं पी। सो जो पी होता है, इस पी का मतलब होता है, ये जो पी होता है, इस पी का मतलब होता है, ध्यान से लिखिए, पोजीशन स्ट्रक्चर। मैंने उनसे पूछा भाई ये पोजीशन स्ट्रक्चर क्या होता है भाई। सो उन्होंने कहा कि सुनो, ऑटो पायलट बिजनेस का मतलब एक मशीन। ऑटो पायलट बिजनेस का मतलब मशीन। मशीन का क्या मतलब है? मशीन का मतलब है वो चीज जो मशीन की तरह चल रही है, और कोई भी मशीन बिना प्लानिंग के नहीं बनती। तो जब भी आप कोई मशीन बनाते हो, जब भी आप कोई मशीन बनाते हो, तो आप देखोगे कोई भी नायाब चीज जो बनती है, जैसे मेरा फोन है ये बना, ये माउस बना, ये हेडफोन बना, इसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो होता है आपका थॉट, कि भाई ऐसी चीज बनानी है। थॉट के बाद जो आपकी सेकंड चीज होती है उसे कहते हैं प्लान, कि भाई ये कैसे बनाऊंगा। उसके बाद आप बनाते हो डिजाइन, और उसके बाद आप करते हो एग्जीक्यूट। राइट? सो क्या होता है, आप ये वाली सारी चीजें क्या करते हो, बनाते हो, और ऐसे करके मशीन बनती है। तो सबसे पहले जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने की कोशिश करते हो और ये सोचते हो कि मेरे पास लोग आए, लोग काम करें, तो सबसे पहले आपको जो चीज बनानी पड़ेगी उसे कहते हैं पोजीशन स्ट्रक्चर। पोजीशन स्ट्रक्चर का मतलब है वो पोजीशन जो आपकी कंपनी में, आप समझ लो जैसे आप अपनी मिनिस्ट्री बना रहे हो, जैसे मार्केटिंग की पोजीशन, सेल्स की पोजीशन, परचेज की पोजीशन, स्टॉक की पोजीशन, डिजाइन की पोजीशन, उसके बाद ऑपरेशंस की पोजीशन, क्वालिटी की पोजीशन, कस्टमर सपोर्ट की पोजीशन, एडमिन की पोजीशन, फाइनेंस की पोजीशन, एचआर की पोजीशन। तो आप देखोगे एज अ बिजनेस ओनर, आप जब काम करते हो, ये सारी पोजीशंस हैं जो आपके बिजनेस में होती है। तो आप इसे ऐसे मान लो, सो इस वाली चीज को करते हैं। सो आप इसे ऐसे मान लो कि आपका जो बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। राइट? आपके बिजनेस में ये आप हो, बिजनेस ओनर, और ये आपकी पोजीशंस है, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, स्टॉक, डिजाइन, ऑपरेशंस, क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट, एचआर, फाइनेंस, एडमिन। सो ये आपकी फौज है। सो आप देखो यहाँ पे आज काम जिस तरीके से होता है, उसमें आप देखोगे बिजनेस ओनर क्या होता है, उसने क्या वो करता है, जैसे कोई सेल आई तो वो क्या करता है, यहाँ पे जाता है और सेल्स का सिपाही बन जाता है। क्या वो बढ़िया सेल आई तो सेल्स का सिपाही बनता है यहाँ पे। उसका सिपाही बनने के बाद वो क्या करता है, फिर परचेज का सिपाही बन जाता है, जब अपने वेंडर को फोन मिलाता है। उसके बाद अगर उसका डिजाइन का काम है तो डिजाइन का सिपाही बनता है। उसके बाद वो ऑपरेशन का सिपाही बनता है, जाके अपने लोगों को काम बताता है। उसके बाद क्वालिटी देखता है कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो क्वालिटी का सिपाही बनता है। उसके बाद वो क्या करता है, कस्टमर को अपडेट देता है, भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। और उसके बाद वो क्या करता है, लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो एचआर का सिपाही बनता है। उसके बाद कस्टमर को सही इनवाइस पहुंच गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, पेमेंट आ रही है, फाइनेंस का सिपाही बन जाता है। तो आप देखोगे एक बिजनेस ओनर क्या करता है, अकेले, जो मैं आपको यहाँ पे ये वाली चीज बता रहा था कि वो अपने कदे से काम करता है, तो क्या करता है, अलग 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 बहुत सारे वैरायटी के काम करता है, अलग अलग सिपाही बन के काम करता है। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? एम आई मेकिंग सेंस? सो जब आप कोई पोजीशन स्ट्रक्चर की बात करते हो, जब आप ऑटो पायलट बिजनेस की बात करते हो, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यार मैं कौन सा सिपाही हूं, मैं किस किस जगह पे सिपाही बन के काम कर रहा हूं। और सिपाही बन के काम करने की दो वजह है। पहली वजह यह है, मैं आपसे कहूं भाई सेल्स के क्यों सिपाही बने हुए हो, आप क्यों सेल कर रहे हो, तो वजह ये हो सकती है, मेरे पास सर इसके लिए कोई स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास कोई हायरिंग का सिस्टम नहीं है, ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम मेरे पास मिसिंग है। नंबर दो,
दूसरा केस ये हो सकता है कि आपसे पूछा भाई आप सेल्स के क्यों सिपाही बने हुए, बड़ी डील आ गई तो आप ये कह रहे हो सर मैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा लड़का है जो मैंने सिपाही बैठा रखा है इसके पास स्किल नहीं है, मैं इसे ट्रस्ट नहीं करता ये काम सही से करेगा, तो मैं इससे कहता हूं तू साइड हट, मैं करूंगा, कहीं तुझसे गलती ना हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे उसकी ट्रस्ट की गड़बड़ है, आपने यहाँ पे जो सिपाही बैठा रखा है आप उसे ट्रस्ट नहीं करते, उसके पास वो वाला काम सही से कर लेने की स्किल नहीं है, और इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, अलग अलग टोपी पहने हो, कभी सेल्स वाले की टोपी पहनते हो, कभी सेल्स के सिपाही बनते हो, कभी परचेज के सिपाही बनते हो, कभी डिजाइन के सिपाही बनते हो, क्योंकि जो आपने सिपाही बना रखे हैं उस पर आपको भरोसा नहीं है। ये वजह है जिसकी वजह से आप पूरे दिन ये सिपाही बन के काम करते हो। यस नो, क्लियर हो गई सबको ये वाली चीज? तो सबसे पहली चीज जब आप ऑटो पायलट की बात करते हो, पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कौन सी पोजीशन से मुझे हटना है, मैं कहां कहां पे बिजी हूं। तो पहला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 पोजीशन में, पी में डिजाइन पोजीशंस, स्टेप 2 आइडेंटिफाई कहां पे आप बिजी हो, नंबर 3 मेक माइंड टू लीव। आज आप लोगों के पास अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो ना तो आप लोगों की परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, ना रोल्स कर सकते हो, आप अपने ही तरह लोग तैयार करते हो, जो नीचे के लोग तैयार करते हो अपनी तरह करते हो, वो भी आपकी तरह सब जगह भाग रहा होता है। आप भाग रहे हो, नीचे दो आदमी वो भी सब जगह भागते हैं, जहां पे दिक्कत हुई अपना सिपाही वहां पे खड़ा कर दिया, बेटा तू संभाल, यहां दिक्कत हो गई तू संभाल, और काम इसी तरीके से चलता है, क्योंकि क्या है, कोई पोजीशन मैप नहीं बना हुआ है। क्लियर हो गई ये वाली चीज, लिखिए क्लियर, तो लिखिए पी क्लियर। सबको समझ में आया? आप ऑटो पायलट बिजनेस पहुंचा ही नहीं सकते जब तक आपके दिमाग में आपकी पोजीशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यार है क्या मेरा नक्शा जिस पे काम होना है। सबको पी क्लियर हो गया? पहली चीज ये है पोजीशन, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं है आप आदमी फिट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको आदमी दूंगा, मैं कहूंगा इसे कौन सा सिपाही बनाने वाले हो, आप कहोगे सेल्स का सिपाही बनाऊंगा, परचेस का सिपाही बनाऊंगा, ठीक है? क्लियर हो गई ये वाली चीज सबको? तो ये है आपका पी, मतलब पोजीशन स्ट्रक्चर। आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? सुन लीजिए ये वाली चीज क्या है, क्या क्लियर हो गई ये वाली चीज? ये है पोजीशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब ये समझिए पोजीशन स्ट्रक्चर में सबको पी क्लियर हो गया? अब ये जो नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट चीज है ये है टी और ये एस, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके सॉल्व हो जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो यहाँ पे ये है टी और ये है एस। सो थोड़ा सा आप लोगों से टी वाली चीज पे डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं। सो आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे मुझे नलिन जी दिख रहे हैं, नलिन दोषी जी मुझे सामने बैठे हुए दिख रहे हैं। मान लीजिए मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं आपको टी समझा रहा हूँ। सो ये मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, इन्होंने क्या करा, मैंने इनसे कहा कि नलिन जी मेरी जिंदगी में एक प्रॉब्लम आ गई, मेरा जो बेटा है मुझे और मेरी वाइफ को किसी जगह पे जाना है, और उस दिन मेरे बेटे का स्कूल का फंक्शन है तो हम छुट्टी भी नहीं करवा सकते, तो आप क्या मेरे बेटे को तैयार करके नाश्ता करवा के क्या पहुंचा दोगे स्कूल? इन्होंने कहा हाँ पहुंचा दूंगा। ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, नीलेश जी मेरे घर पे आए, इन्होंने मेरे बेटे को उठाया और जाके उसे नाश्ता करा के स्कूल छुड़ाया। सो इन्होंने क्या करा, मेरे बेटे के लिए पोहा बनाया और उसे स्कूल छुड़ाया। शाम को जब मैं आया, सो मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा बताओ तुम्हारा नाश्ता कैसा था? तो वो बोले कि पापा आई डिडंट ईट नाश्ता। मैंने, क्यों भाई तूने नाश्ता क्यों नहीं खाया? बोले, वो मुझसे बोला कि पापा नीलेश अंकल मेड पोहा, आई डोंट ईट पोहा। मैंने नीलेश जी को फोन मिलाया, मैंने नीलेश जी से कहा कि नीलेश जी यार मैं आपको एक 25 पैसे का काम देके गया, आप ये वाला काम भी नहीं कर पाए। तो नीलेश जी मुझसे बोले, सुमित जी बड़े एहसान फरामोश आदमी हो आप, और बहुत ही मतलब थैंक यू कहने की जगह आप मुझे इस वाली चीज पे कह रहे हो। सो अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरा बेटा यहाँ पे भूखा चला गया, मुझे ये वजह बताओ यहाँ पे गलती किसकी है, एन की गलती है कि एस की गलती है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो मेरा बेटा था वो भूखा चला गया? बताइए हुज मिस्टेक इज इट, एन और एस? एस की गलती है, लेकिन मैं तो बिजनेस ओनर हूं, मैंने ये वाली चीज कभी सीखी नहीं, राइट? तो क्या करा मैंने, ये वाली चीज सीखी नहीं, मैंने कहा अरे यार ये तो ऐसे निकले। अब यहाँ पे मान लीजिए दूसरे, यहाँ पे मुझे रवि जी दिख रहे हैं, मेरे रवि जी भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। सो मेरे पास ये वाला समय आया तो रवि जी को मैंने याद किया, मैंने कहा भाई ये नीलेश जी तो बेकार है, इनके पास नहीं जाऊंगा, ये बेकार निकले। सो मैं रवि जी के पास गया, मैंने रवि जी से कहा, रवि जी यार मेरे बेटे को स्कूल छोड़ के आना, नाश्ता करा के छोड़ाओगे? बोले हाँ। तो इन्होंने क्या करा, मेरे बेटे के लिए वेजिटेबल सैंडविच बना दिया। सो उसके बाद जब मैं आया तो मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा नाश्ता कैसा था? बोला पापा आई डेंट ईट नाश्ता। मैंने, क्यों भाई? उन्होंने कहा क्योंकि अंकल ने वेजिटेबल सैंडविच बनाया, ये तो मैं खाता ही नहीं।
सो मैंने रवि जी को फोन मिलाया, मैंने रवि जी कहा, रवि जी यार आप भी यार वैसे ही निकले बेकार आदमी यार। तो रवि जी बोले सुमित जी आप यार बड़े स्टूपिड आदमी हो यार, मतलब थैंक यू भी नहीं कर रहे हो और ये वाली चीज कर रहे हो। मुझे बताओ किसकी गलती है, आर की गलती है कि एस की गलती है? बताओ आर की गलती है कि एस की गलती है ना? लेकिन मैं बिजनेस ओनर हूं, मैंने कहा कि यार ये दोनों आदमी बेकार निकले, इन्हें 25 पैसे का काम नहीं आता। और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यार मेरा बेटा है, मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा, ये लोग तो सैलरी वाले लोग हैं, ये क्यों ख्याल रखेंगे यार, इनको क्या है। सो अल्टीमेटली वाला काम मैंने छोड़ दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इन्हें बेसिक चीज बता देता कि मेरा बेटा 1 कप वार्म मिल्क पीता है और वो क्या खाता है, 2 टोस्ट खाता है विद बटर, तो मुझे बताओ इन लोगों की ये वाला काम करने की संभावना कितनी हो जाती? क्या ये दोनों ये वाली चीज बना लेते? बताइए मुझे, यस नो, क्या ये दोनों ये वाली चीज बना लेते? सो क्या करा, कोई भी बना लेता, आप में से कोई भी आदमी चाहता वो ये वाली चीज क्या कर सकता था, बना सकता था। क्लियर ना? मैंने इनको सही से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। आप ये वाली चीज अपनी जिंदगी में ले जाओ, अपने ऑफिस में चले जाओ। अगर आपका इंप्लॉय काम नहीं कर रहा है ना, अगर आपका इंप्लॉय काम नहीं कर रहा है तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, मैंने क्या इसे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एक्चुअली में करा क्या जाना है? ये वाली जो चीज थी जो मैंने आपको बताई, इसे कहते हैं टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट का क्या मतलब है कि मैंने इसे क्या दिया, टास्क लिस्ट दी कि तुम्हें यह काम करना है। अगर आपका एम्प्लॉय आपको काम करके नहीं दे रहा है, आपको नहीं वो कर रहा है, तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या मैंने टास्क लिस्ट बना के दी? और अगर आपने नहीं दिया है तो उस पर उंगली मत उठाना, याद कर लेना, क्योंकि अगला आदमी यहां पे नीलेश जी इन लोगों ने अपनी अकल से सही काम किया, हमारे इंस्ट्रक्शन देने में गड़बड़ थी। सो इसे कहते हैं टी का मतलब टास्क लिस्ट। सो आपकी कंपनी में जितनी भी पोजीशंस होती हैं, आपकी कंपनी में जितनी भी पोजीशंस होती हैं, ये जितनी भी पोजीशंस हैं, इन पोजीशन से जुड़ी हुई टास्क लिस्ट होती है। हर पोजीशन से जुड़े हुए टास्क होते हैं। तो सबको पीटी क्लियर हो गया यहां तक? पीटी क्लियर हो गया? लिखिए पीटी क्लियर फटाफट। सो अगर आपने लोगों को ये वाली टास्क लिस्ट बना के नहीं दी है तो, और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि लोग काम कर लेंगे, नहीं करेंगे। आप सुनो मेरी नेक्स्ट चीज, और ये वो चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिसके बाद मेरी पीपल रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, पीपल रिलेटेड मेरी क्या हो गई, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ध्यान से समझिएगा, इसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। तो लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड, ताकि आज शायद आपके लिए भी ये वाली चीज बदल जाएगी। सो क्या हुआ, हमारी कंपनी में जब ग्रोथ हो रही थी तो हमारे यहाँ लीड्स ज्यादा आना शुरू हो गई। जब हमारे यहाँ लीड ज्यादा आना शुरू हो गई, अपनी कंपनी में इकलौता मैं सेल्स का आदमी था, राइट, तो बहुत सारी लीड्स खराब होना शुरू हो गई। राइट, सो यहाँ पे आशुतोष जी ने हमसे कहा कि यार ऐसा करो, तुम 2 आदमी हायर कर लो, अच्छा सेल्स के लिए। मैंने कहा यार मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, चलते तो है नहीं। फिर भी वो हमारे इन्वेस्टर थे, तो मैंने 2 आदमी हायर कर लिए, ए और बी। अब आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जैसे ही मैंने सेल्स के 2 लड़के हायर किए, मेरे दिमाग में इनकी सैलरी का कांटा घूमना शुरू हो गया। यार अब इनकी सैलरी जानी है और ये तो रिजल्ट नहीं दे रहे। सो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, सवा महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने बाद मेरी पेशेंस रन आउट करेंगे। मैंने कहा 2 महीने की सैलरी भी दे चुका, कोई रिजल्ट भी नहीं दे रहा है। मैंने आशुतोष जी से कहा, आशुतोष जी आपने मुझसे कहा था आदमी हायर करने में, आपसे पहले ही कहता है लोग नहीं चलेंगे, मैं इन्हें निकाल रहा हूं, नहीं चलेंगे। तो मैंने इन दोनों लड़कों को निकाल दिया, ध्यान से समझना। सेकंड, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कभी कभी गलत लोग आ जाते हैं तो फिर से हायर कर चलेंगे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, मैंने 2 लड़के और हायर करे, सी और डी। फिर से मेरे दिमाग में इनकी सैलरी का कांटा चालू हो गया। 1 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं दिया, 1.5 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं हो गया, 2 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं दिए। मैंने इन्हें ट्रेन भी कर दिया, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो यार ये लड़के नहीं चल रहे। मैंने आशुतोष जी से कहा यार ये भी नहीं चले। सो आशुतोष जी को शक हुआ मुझ पे। उन्होंने कहा यार 4 लड़के नहीं चले, उन्हें ये लगा कि यार मुझे हायरिंग करनी नहीं आती। तो उन्होंने कहा इस बार मैं हायरिंग करूंगा, मैं तुझे हायर करके देता हूं। मैंने ठीक है आप हायर कर लो। सो उन्होंने कहा इस बार 3 लड़के हायर करके मुझे दे दिए, ई, एफ और जी। ठीक है, 3 लड़के हायर करके दे दिए। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और उस बार उन्होंने मुझसे कहा ये लड़के बढ़िया हैं, टेस्टेड लड़के हैं, इन्हें सिखाओ, इनसे सेल करवा। मैंने कहा 2 की जगह 3 कर दिए इस बार। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बोले इन्हें सिखाओ और एक शर्त है। मैंने क्या शर्त है? बोले अगर ये काम नहीं करेंगे तो तू इन्हें निकालेगा नहीं, मुझसे पूछेगा निकालने से पहले। ठीक है। तो भाई उन्होंने इस बार 3 कर दिए। भाई आशुतोष जी ने अपनी कंपनी 650 करोड़ की चलाई थी, तो मैं मानता था उन्हें। मैंने कहा यार ये काम तो कर ही नहीं रहा, 1 महीना हो गया काम नहीं कर पा रहे, 2 महीना हो गया काम नहीं कर पा रहे, 3 महीने बाद मेरी पेशेंस रन आउट हो गई कि भाई मैंने आशुतोष जी से कहा आशुतोष जी आपके ये लड़के नहीं चले, ये लड़का नहीं चलेगा। आप सुनिए क्या हुआ, दिमाग से सुनना ध्यान से। तो आशुतोष जी मेरे पास आए, बोले रुक जा मैं ऑफिस आ रहा हूँ। वो ऑफिस आए, उन्होंने मुझसे कहा ये लड़का नहीं चल रहा। मैंने कहा नहीं,
गुस्से में थे थोड़े से। बोले तुम्हारे पास ए, बी, सी, डी 4 लड़के आ चुके हैं, 3 लड़के और दिए, कोई सेल ही नहीं कर पा रहा। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपसे पहले कह रहा था टेक्निकल सेल। तो मैं आपको उन्हीं की भाषा बता रहा हूँ, थोड़ी-सी वैसी भाषा है, सुनिएगा। उन्होंने कहा मतलब तुम अपनी माँ के पेट से सेल सीख के आ गए थे। जिस दिन तुम पहले दिन पेट से निकले, उस दिन तुम्हें सेल आ गई। ठीक है? और दुनिया का कोई और आदमी नहीं है जो इस जगह पे सेल कर सकता है तुम्हारे अलावा। मैंने कहा बोले चलो खैर, मुझे बताओ ये जो ई लड़का है कौन सी पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो? मैंने कहा सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करवा रहा हूँ उससे। बोले ठीक है। बोले मुझे बताओ इसे क्यों निकालना चाहते हो? मैंने कहा इसे इसलिए निकालना चाहता हूँ क्योंकि ये सेल नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, सेल में क्या नहीं कर पा रहा? मैंने कहा मतलब? बोले भाई मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने क्या? बोले क्वेश्चन यही है, ये लड़का ई जिसे निकालना चाहते हो, ये सेल में क्या नहीं कर पा रहा? मैंने कहा मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। बोले मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, सेल बहुत बड़ी होती है, ये सेल में क्या नहीं कर पाता? मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो। बोले ठीक है सुन मेरी बात। सो उन्होंने कहा सेल्स में 8 से 9 चीजें होती हैं। सबसे पहले कोई भी सेल वाला 8 से 9 काम करता है। जनरेट लीड करता है, उसके बाद लीड को स्टोर करता है, लीड को कांटेक्ट करता है, उसे क्वालिफाई करता है कि सही आदमी से बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। उसके बाद रिक्वायरमेंट समझता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रपोजल देता है, और प्रपोजल के बाद कस्टमर के ऑब्जेक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्शंस के बाद नेगोशिएट करता है, उसके बाद क्लोज करता है, और उसके बाद फॉलो अप करता है। ये सारे काम करता है सेल्स वाला। बोले अच्छा। सो बोले तुम मुझे बताओ ये ई क्या नहीं कर पाता? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता ये ई क्या नहीं कर पाता। बोले क्यों नहीं पता तुम्हें? मैंने कहा मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। बोले यार तुम्हारी एक दिक्कत है। मैं क्या? बोले तुम्हें लगता है तुम हो हीरो, ठीक है, सब काम तुम्हें ही आते हैं, तुमने अपने धंधे को घोट के पिया नहीं है, तुम्हारे पास कोई डायग्नोसिस का टूल नहीं है कि तुम मुझे ये बता सको ये अगला आदमी बीमार है, तुम कहते हो ये बीमार आदमी से मार दो। तुम्हारे पास कोई दवाई देने का तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें डायग्नोस ही करना नहीं आता। मैं तुमसे पूछा इस लड़के को क्या नहीं आता, तुम मुझे बताओ इन 9 चीजों में से क्या नहीं कर पाता? मैंने कहा भाई मैंने ऐसे नहीं सोचा आशुतोष जी कभी। बोले तो सोच के आओ, मुझे इसका आंसर लेके आओ। बोले तुम्हारा तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये है, ये लड़का बेकार है, लाओ लेट मी डू इट। ये लड़का बेकार है, लाओ लेट मी डू इट, और इसीलिए तुम फंसे हुए हो और कभी इससे बाहर भी नहीं निकलोगे क्योंकि यू डू नॉट हैव अ डायग्नोस्टिक स्ट्रक्चर। तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एम आई मेकिंग सेंस? सबको समझ में आ रही है वाली चीज? पहली बार मुझे आशुतोष जी ने जब ये कहा तो मैंने कहा ये तो मेरे पास आंसर ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं पता करके आता हूँ। फिर मैंने कहा मैं पता कैसे करूंगा गुरुदेव, ये तो बता दो। तो बोले इसकी रिकॉर्डिंग सुन ले। सो जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे पता लगा कि यार ये लड़का तो किसी भी कस्टमर से बात करता है, कस्टमर के ऑब्जेक्शन भी सही से मैनेज नहीं कर पाता है। सो मैं आशुतोष जी के पास गया, मैंने कहा आशुतोष जी मुझे आंसर मिल गया। बोले क्या? बोले आंसर ये है कि ये लड़का और क्वालिफाई भी नहीं करा, ऑब्जेक्शन भी नहीं निकाल पाता। बोले समझ में आया? बोले बाकी चीजें कर लेता? मैंने कहा हाँ मोटी मोटी कर लेता। तो बोले अब बोले मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने क्या? बोले कौन सा ऑब्जेक्शन मैनेज नहीं कर पाता? मैंने कहा मतलब? बोले भाई प्राइस का ऑब्जेक्शन होता है, कस्टमर की डिले का ऑब्जेक्शन होता है, कस्टमर कहता है पूछ के बताऊंगा, कस्टमर कहता है बाद में बताऊंगा, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्शन ये मैनेज नहीं कर पाता? मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बोले देख के आओ। फिर मुझे पता चला कि ये जो लड़का ये प्राइस का ऑब्जेक्शन मैनेज ही नहीं कर पाता। सो यहाँ पे आशुतोष जी ने मुझे 2-3 चीजें सिखाई और वो मुझसे 2 कमिटमेंट ली जो मैं आप लोगों से लेना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। आदमी को बेकार कहने से पहले आपको 3 क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, ये जो आदमी बेकार है ये कौन सी पोजीशन पे काम कर रहा है? अगर आप मुझे इसका आंसर नहीं दे सकते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। नंबर 2, जैसे यहाँ पे जो ई है वो एग्जीक्यूटिव सेल्स की पोजीशन पे काम कर रहा है। नंबर 2, ये जो काम कर रहा है इसमें से कौन सा काम नहीं कर पा रहा, इस काम की लिस्ट क्या है? ये लिस्ट है जो काम करने हैं, और इस वाली लिस्ट में से ये क्या नहीं कर पाता। तो ये जो आशुतोष जी ने बनाया इसे कहते हैं स्किल मैप। सो यहां पे जो आशुतोष जी ने क्रिएट किया दिस इज कॉल्ड एज अ स्किल मैप। मतलब ये सेल्स की पोजीशन, पोजीशन से जुड़े हुए टास्क, और इस टास्क को करने के पास इस आदमी की स्किल है कि नहीं। अगर आप इस वाली चीज का आंसर नहीं दे सकते आप कभी भी लोगों को बेटर नहीं कर सकते। उन्होंने मुझसे कहा नए लोग लेके आना, लॉटरी है, आज निकालोगे फिर नया लेके आओगे, 3 महीने में तैयार होगा फिर वो चला जाएगा, तुम यही करते रहोगे, फिर अल्टीमेटली तुम गिव अप मार दोगे और कहोगे लाओ यार मैं खुद ही कर लेता हूं। फंडामेंटल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो इस वाली चीज में है। सो तुम्हारे पास ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और इस वजह से तुम मुझे डायग्नोस करके नहीं बता सकते, इसलिए तुम्हारे पास दवा भी नहीं है सही करने की। तुम्हारा काम है आदमी को निकाल दो या मैं खुद कर लूं। एम आई मेकिंग सेंस? सो इस चीज को क्या कहते हैं? ये है स्किल मैप। यानी कि आपकी हर पोजीशन, जैसे सेल्स की जो पोजीशन है, सेल्स की पोजीशन से जुड़ी हुई टास्क लिस्ट, और इस टास्क को करने के लिए स्किल मैप,
ये पूरी तरीके से आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये वाला स्किल मैप नहीं है, तो आप हमेशा यही वाली बात करोगे एंड दिस इज़ वेयर आई वाज़ मिसिंग इट। इस चीज़ के बाद मुझे कभी भी लोगों की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मुझे हमेशा ये समझ में आ गया कि गड़बड़ मेरी थी और हमें लोगों की कमी जब पता लग गया कि तभी हम सुधार सकते हैं। हम बहुत ऊपर के लेवल पे काम कर रहे थे। लिखिए क्लियर, पीटीएस क्लियर लिख दो। पीटीएस क्लियर। देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था टेक्निकल वेबिनार है थोड़ा-सा, ठीक है? मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आप लोग बिज़नेस ओनर हो। इसमें उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही होगी, जिनका बिज़नेस नहीं है, क्योंकि भाषा मैं बहुत बेसिक से शुरू नहीं कर रहा हूँ, आपको बताऊँगा। क्लियर हो गई ये वाली चीज़? सो आपकी पूरी कंपनी में आपने अब यहाँ पे मैं अगर चेकलिस्ट बनाऊँ, आपने लोगों को जब काम सौंपने की कोशिश करी, तो मुझे बताओ, आप लोगों के ये चेकलिस्ट है, आप लोगों के पास पोज़ीशन मैप बना हुआ होना चाहिए, कि मेरे यहाँ कौन-सी पोज़ीशन है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास टी से टास्क लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास स्किल मैपिंग का तरीका होना चाहिए, ताकि आप ये पता लगा सको कि आदमी में कमी क्या है। हमारे पास अभी वो टूल ही नहीं है जिससे हम बता सके इसमें क्या होगा। क्लियर हो गई ये वाली चीज़? नाउ यहाँ पे आप लिख लो यस या नो, यस या नो, कि अगर नहीं है तो लिख दो नो। अगर आप लोगों ने इस तरीके से काम नहीं किया, आप लोगों की चॉइस है, आप बहुत आराम से ये वाली चीज़ बोल सकते हो, मेरे लोग बेकार हैं, आप बोलते रहो। लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है। हमारे पास ये वाला सिस्टम मौजूद नहीं है, स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। क्लियर हो गई ये वाली चीज़? सो अब मैं आप लोगों को अच्छा, इस वाली चीज़ के साथ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता देता हूँ। कई लोग मुझसे ये वाली चीज़ पूछते हैं, सर ये वाला सेल्स वाली स्ट्रक्चर और ये वाली चीज़ कैसे मिलेगी? तो मैं आप लोगों को क्विकली बता दूँ। सो आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे, सो मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूँ, आपको ये लिंक भेज देता हूँ। सो अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे, सो अगर आप लोग यूट्यूब पे जाओगे, आप लोगों को बता देता हूँ, तो यूट्यूब पे अगर आप ढूँढोगे, सुमित अग्रवाल, सुमित अग्रवाल बिज़नेस कोच के नाम से भी आपको मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे ढूँढोगे, तो आपको यहाँ पे मेरा चैनल मिलेगा। राइट? यहाँ पे जब आप जाओगे, तो आप यहाँ पे आई डिज़ाइन माई लाइफ से नाम से हमारा चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। सो आपको ये वाला वीडियो देखना है, यहाँ पे ये जो मैं आपको सेल्स वाले का एग्ज़ाम्पल बता रहा था, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कि कोई आदमी इस वाली चीज़ को फर्दर काम करना चाहता है। सो मैं आप लोगों को इसका लिंक भेज दे रहा हूँ। आप लोग फटाफट इस वाली चीज़ को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट, ये मैंने आप लोगों को लिंक भेज दिया है। आप लोगों को इस वाली चीज़ पे जाना है, सेल्स स्किल मैट्रिक्स फॉर सेल्स टीम, सेल्स इंटरव्यू क्वेश्चन्स टू अवॉइड बैड सेल्स पर्सन, अगर आपको हायरिंग में दिक्कत है, राइट? आप यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। राइट, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप होम पे जाओगे, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं आपको क्या देखना है। आपको यहाँ पे आपके हिसाब से क्या है, वीडियो देखेंगे यहाँ पे फॉर यू, और उसके बाद आपको जो चीजें मिलेंगी यहाँ पे, आपको बड़ी बिजनेस स्पेसिफिक वो मिलेंगी की लिस्ट। अगर आप सेल्स की आपको चाहते हो, आप टॉप टीम क्रिएट करना चाहते हो, अ, आप रिटेलर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपका सर्विसेज का बिजनेस, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है आपका, तो आपको यहाँ पे बिजनेस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मिलेंगी। राइट? तो जिन-जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो लिख दीजिए डन फटाफट। सब लोगों को मैंने लिंक भेज दिया इस वाली चीज़ का, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को जो मैंने बोला है, वो जाके ये वाले जो टॉप 2 वीडियोज़ हैं, ये वीडियो आप देखोगे तो आपकी सेल्स वाली चीज़ों की, इसमें मैंने वर्कबुक भी लगा रखी है, आप लोगों की ये वाली चीज़ सॉल्व हो जाएगी। फटाफट आप लोगों को, इससे पहले मैं नेक्स्ट चीज़ पे लेके जाता हूँ, आप लोगों को मैं ये वाली जो चीज़ है, आप लोगों को ये वाला लिंक भी भेज रहा हूँ। कई लोग मुझसे कह रहे हैं इस वाली चीज़ में, एम आई ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों को राइट, सो यहाँ पे चले जाइए, देख लीजिए, राइट? ठीक है? तो सब लोगों को मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भेज दिया, आप लोग इंस्टाग्राम पे ये वाली चीज़ जॉइन कर सकते हैं, फटाफट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट चीज़ पे, राइट? सो आप लोगों को मैं नेक्स्ट चीज़ पे लेके चल रहा हूँ। फटाफट टीम ये वाले दोनों चीज़ें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। सब लोग जिन लोगों ने इंस्टाग्राम वाली चीज़ कर ली, फटाफट कर लीजिए। अभी बता रहा हूँ सुशील जी, ये आपको जो सिस्टम सेटअप वाली चीज़ें ही तो बता रहा हूँ। फटाफट जिन लोगों ने कर लिया वो लिख दीजिए डन, क्योंकि अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट चीज़ पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ लोग कैसे सेटअप होते हैं। अब तक आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है, राइट? अब हम लोग, मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जिसमें मुझे बताओ किस-किस आदमी को ये वाली दिक्कत आती है, किस-किस आदमी को ये वाली दिक्कत आती है कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, मेरे लोग छोड़ के चले जाते हैं, और सैलरी के बजट ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ यहाँ पे, और ये वाली चीज़ का जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, ये आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन है टी में। ये जो टी है, इस टी को कहते हैं ट्रेनिंग सिस्टम, और ये वो चीज़ है, ध्यान से सुनना, अगर आप इस पूरे वेबिनार से कुछ लेके जाना चाहते हो, तो ये है वो चीज़ जो मिसिंग पीस है, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा और जिसकी वजह से लोग काम नहीं कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, इसलिए प्लीज़ बी विद मी एंड लिसन टू दिस, ध्यान से सुनना।
ये वो जगह है जिसकी वजह से हम अपने लोगों को स्केल नहीं कर पाते। तो इस वाली चीज को समझिए, ये 99% बिजनेस ओनर्स के यहाँ ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद नहीं होते। ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद नहीं होते और उसमें क्या होता है, उसकी वजह से वो अपनी टीम में स्केल नहीं कर पाते। लोग उन्हें धमकाते हैं, सैलरी की चीजें देते हैं, क्योंकि उनके पास लोग तैयार करने का तरीका नहीं है। सो आप लोगों को ये वाली चीज बताता हूं, मुझे बताओ आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं, सर हम तो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं लेकिन ये होता ही नहीं यार, ये फिर भी वैसे ही काम करते हैं, ये निकम्मे हैं, इन्हें लिखो मी कि हम तो सर ट्रेन करते हैं, हमें ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस भी पता है, लेकिन ये फिर भी काम नहीं करते। आज ये वाली चीज देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आपकी कंपनी इसके बिना ग्रो ही नहीं कर सकती। आप नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को नहीं लेके जा सकते। इस वाली चीज को एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सो ये वाली जो बात है, ये लगभग लगभग 2009 की बात है, राइट। सो 2009 में मेरी जो वाइफ है, इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, ड्राइविंग सीखनी है। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। सो यहाँ पे लंदन में आपको बताता हूँ, जैसे ही उन्होंने मुझे ड्राइविंग सीखनी, मुझे खर्चा दिख गया। लंदन में बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है और मुझे खर्चा समझ में आया कि यार लगभग लगभग एक लेसन लंदन में जो ड्राइवर होता है 50 पाउंड लेता है और 60 लेसन लगते हैं लगभग लगभग करने में। तो मुझे समझ में आया कि यार 3000 पाउंड लग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग सिखाने में। मैंने कहा भाई इतने में तो इंडिया में सेकंड हैंड कार आ जाती है। मैंने कहा भाई मैं सिखाऊंगा। तो मैंने क्या करा, अपनी वाइफ से कहा कि यार मैं सिखाता हूँ, हम दोनों अग्री हुए इस वाली चीज पे, मैं उन्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। मैंने अपनी वाइफ को ड्राइविंग सिखाई, राइट। सो 1 डेढ़ महीने में जब मैंने ड्राइविंग सिखाई, उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से कहा जाओ भाई टेस्ट देने जाओ। तो पहला टेस्ट देने गई, उसमें फेल होके आ गई, फेल। मैंने कहा यार बताओ यार, फेल हो गए यार इतनी मेहनत करने के बाद। कोई बात नहीं, मैंने कहा फिर से लगाएंगे जोर। तो फिर 2 महीने सिखाया, मेरी वाइफ सेकंड टेस्ट देने गई और उसमें क्या हो गई, फेल होके आ गई। मैंने कहा भाई 2 बार फेल हो गई और मतलब यार हद हो गई यार, ये वाली चीज में बहुत चीखा चिल्लाया। फिर उन्होंने कहा मुझे तुमसे नहीं सीखना, क्योंकि तुम चिल्लाते ज्यादा और सिखाते कम, जैसे घर का आदमी होता है ना। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने क्या करा, एक इंस्ट्रक्टर हायर करा जो, और उन्होंने कहा मैं इससे सीखूंगी। मैंने ठीक है। सो उन्होंने क्या करा, जब वो जो के साथ उन्होंने सीखा, जब वो अपना टेस्ट 3 देने गई, मेरी वाइफ 99.7 परसेंटाइल से पास होके आ गई। जब वो पास हुई तो मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। उस समय उन्होंने आके मुझसे कहा, खुश नहीं थी, मुझसे बोली कि एक चीज बताती हूँ। मैंने कहा क्या? बोली तुम्हें ये बताती हूँ कि मैं पहले 2 टेस्ट भी फेल नहीं होती। मैंने क्यों? बोली बिकॉज देर इज नेवर अ बैड स्टूडेंट, देर इज ऑलवेज अ बैड टीचर। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें सिखाना ही नहीं आता। अच्छा आपको बताता हूँ, उससे मैं वॉरेन बफेट जी की कंपनी यहाँ पे कैनरी वॉक में लंदन में काम करता था, एकदम दुनिया के टॉप टैलेंट के साथ, जापान, जर्मनी, यूएस, मतलब एकदम टॉप टैलेंट। मैंने कहा ड्राइवर के लेवल के लोगों से हार गए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरी इससे मुलाकात करवाओ। आपको बताता हूं, इस मुलाकात के बाद मेरी आंखें खुल गई। अब मैं आप लोगों को ये वाली चीज दिखा रहा हूं। सो मैं जो के पास गया, मैंने जो से कहा हाँ भाई जो यार तुमने तो बड़ा सही करा, तुमने इतनी जल्दी फटाफट तुमने मतलब तैयार कर दिया, ये वाली चीज को कैसे तैयार करा, मुझे बताओ भाई तुमने क्या यूज करा। बोले सर बड़ा आसान है। मैंने कहा क्या आसान है? सो उसने क्या करा, मुझे ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन इसे बड़ा नहीं कर पाऊंगा, उसने मुझे ऐसे करके स्क्रीन दिखाई। उसके बाद जब उसने स्क्रीन दिखाई, उसने मुझसे कहा कि देखो सर, लंदन में अगर किसी को ड्राइविंग करनी है तो उसे ये चीजें आनी चाहिए। उसे कंट्रोल स्टॉप लेना आना चाहिए, उसे गाड़ी लेफ्ट रिवर्स करनी आनी चाहिए, उसे गाड़ी राइट रिवर्स करनी आनी चाहिए, उसे रोड पे टर्न करना आना चाहिए, उसे फॉरवर्ड पार्क आना चाहिए, रिवर्स पार्क आना चाहिए, और जब फॉरवर्ड पार्क कर रहे हो तो गाड़ी पे कंट्रोल, रिवर्स पार्क कर रहे हो तो गाड़ी पे कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। नहीं होगी तो फेल हो जाओगे। गाड़ी पे कंट्रोल की अगर बात करें तो एक्सीलेटर पे कंट्रोल, क्लच पे कंट्रोल, गियर पे कंट्रोल, फुट ब्रेक पे कंट्रोल, पार्किंग पे कंट्रोल, स्टीयरिंग में कंट्रोल, बैलेंस पे कंट्रोल। उसके बाद गाड़ी में शीशों का इस्तेमाल, सिग्नल देते समय, डायरेक्शन चेंज करते समय। उसके बाद रोड साइंस, ट्रैफिक, रोड मार्किंग, ट्रैफिक साइंस, ये ऐसे करके उसके पास 150 पॉइंट्स की लिस्ट थी। ये क्या है? जिसमें उसने मेरी वाइफ को ट्रेन किया और निकाल दिया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ ये क्या है जो के पास, व्हाट डज जो हैव? बताइए जो के पास क्या था? सो आप देखोगे जो के पास, आप देखोगे जो के पास एक साइंस है, जो के पास एक साइंस है, रिपीटेबल। जो के पास क्या है? रिपीटेबल साइंस है। सो रिपीटेबल साइंस का क्या मतलब है? जो के पास, जो के पास एक ऐसी साइंस है, आप इसमें अनट्रेन ड्राइवर डालो और जो क्या कर देगा, ट्रेन ड्राइवर बाहर निकाल देगा। जितने दोगे उतने बना के दे देगा, प्रिडिक्टिबिलिटी से। इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे यहाँ जब मैंने ये वाली चीज देखी, फिर मुझे बिजनेस से रिलेट किया, मुझे समझ में आया कि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है आदमी तैयार करने का।
मेरा आदमी को तैयार करना है। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अपने सेल्स के आदमी को तैयार करवाता था, मैं क्या कहता था, हमारा जो सबसे बढ़िया सेल्स का लड़का था, सेल्स का जो सीनियर लड़का था, उससे कहता था बेटा इस ट्रेनिंग को ट्रेन कर दे। यहां पे फंडामेंटल कुछ दिक्कतें थी। सबसे पहली बात, ये जो लड़का था खुद सिक्योर नहीं था, ये कहता था इसे ट्रेन कर दिया तो मुझे निकाल देंगे, मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। नंबर 2, उसके पास टाइम भी नहीं होता था। नंबर 3, उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं था। और नंबर 4, उसके पास कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था ट्रेनिंग का, जैसे जो के पास था। ये जो लड़का था मेरा, ये ऐसी का ऐसी रह जाता था। और मैं इससे कहता था भाई तैयार कर दे, तैयार कर दे। अरे उसे अच्छा सेल्स का आदमी होने का मतलब ये नहीं था कि अच्छा सेल्स का इंस्ट्रक्टर भी होगा, अच्छा सेल्स का वो भी होगा, उसके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ट्रेन करने का। तो अब हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ ये वाली चीज होती थी, ये जो बेचारा आदमी था, अब ये जंगल में घुसता था। इस जंगल में इसे जिंदा रहना है। पुराने वाले लोग अपने तरीके से जंगल चला रहे हैं, ठीक है। अगर ये तेज लड़का है तो ये उसी जंगल के नियम सीखेगा और वहां पे रुक जाएगा और हमारे पुराने वाले जंगल का हिस्सा बन जाएगा। अगर ये वाले नियम नहीं सीखेगा तो ये छोड़ के भाग जाएगा। तो हमारे यहाँ नया आदमी आता था, 15 दिन 20 दिन रुका, हमारे पुराने आदमी उसे भगा देते थे। जिस आदमी को रहना है उस कंपनी में, उस जंगल के नियम के हिसाब से रहना होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ही मिसिंग था। फिर हम सोचते थे हमारे कल्चर ही खराब है। एम आई मेकिंग सेंस? कि आपको चीजें समझ में आ रही है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? हमारे पास ये वाली साइंस ही नहीं है लोगों को तैयार करने की, इसलिए हमारे डर है कि लोग चले जाएंगे, क्योंकि इतनी मुश्किल से वो लड़ लड़ा के सीख गया, अब वो कह रहा मैं जा रहा हूं। हमारे पास तो कोई तरीका ही नहीं है, इसलिए हमारे डर है। हमारा आदमी हमें धमका के इसलिए रखता है क्योंकि उसे पता है कि सेठ को आदमी तैयार करना ही नहीं आता। मैं इतने गलत काम करता हूं, मैं इतना लेट आता हूं, मैं जो करता हूं मनमानी करता हूं, सेठ मेरा कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? सेठ के पास कोई ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर ही नहीं है। और ये वो वजह है जिसकी वजह से दिक्कत है। सो आप यहाँ पे समझोगे तो यहाँ पे मैंने जो से कहा यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है भाई, ये कैसे बनाई तुमने? सो बोला सर ये हमने नहीं बनाई। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये इसे कहते हैं ट्रेनिंग करिकुलम। ये जो है ट्रेनिंग करिकुलम है हमारे यहाँ। जब भी किसी आदमी को ट्रेन करना होता है, हम इसी स्ट्रक्चर से ट्रेन करते हैं। और हमारे कोई भी आदमी ट्रेन कर सकता है क्योंकि उसके पास ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद है। मैंने कहा भाई ये किसने बनाया? उन्होंने बोला सर हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन डिजाइनर्स होते हैं, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। ये जो नाम है इंस्ट्रक्शन डिजाइनर, इंस्ट्रक्शन डिजाइनर का मतलब है ये वो लोग होते हैं, इंस्ट्रक्शन डिजाइनर वो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका काम होता है इंस्ट्रक्शंस लिखना, इंस्ट्रक्शन तैयार करना। किसके? जैसे किसी बच्चे को लोअर नर्सरी का पढ़ाना होगा, किसी बच्चे को आपको ड्राइवर बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस ये लोग तैयार करते हैं। हमें समझ में आया यार, हम तो एवं ही तैयार कर रहे हैं लोगों को, ऐसे ही खुश हो रहे हैं। हमारे पास तो कोई ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग का करिकुलम ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो लोगों को ट्रेन करता हूँ, ये निकम्मे सीख ही नहीं रहे। भाई मैं क्वेश्चन आप पे ये उठा रहा हूँ कि आपका सिखाने का तरीका क्या है? आप अपने एम्प्लॉय को जो चाहे कह लो, ठीक है, लेकिन आपका सिखाने का तरीका अगर आपके पास नहीं है तो वो बेचारा आपसे कुछ कह नहीं पाएगा। दिक्कत ये है कि हमें सिखाना नहीं आता। किस कौन कौन अग्री करता है? ये वाली चीज सबको समझ में आ गई? ये वाली चीज अगर आपके पास ट्रेनिंग स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है तो आपको हमेशा ये वाली दिक्कत रहने वाली है। कौन सी दिक्कत रहने वाली है? लोगों की। सो ये बनेगा नहीं जब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं तब तक। क्लियर? ये मिसिंग साइंस है हमारे। और हम बिना बात के और लोगों को ये करते हैं। अब इतने पे ही खत्म नहीं हुआ। मैंने इनसे जब इंस्ट्रक्शन डिजाइनर से मुलाकात, ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्रेनिंग की एक और चीज जो आपको समझनी होती है। जब हम ट्रेन करते हैं लोगों को, जब हम ट्रेन करते हैं लोगों को, तो वहां पे लोगों के स्किल लेवल्स होते हैं। मतलब हमें आदमी को कौन से स्किल लेवल पे पहुंचाना है, राइट? सो इस वाली चीज का समझते मेरे साथ रुकना, थोड़ा सा टेक्निकल बात है, ध्यान से समझना। सो जब हम लोगों को तैयार करते हैं, लोग अलग अलग स्किल लेवल पे बैठे होते हैं। तो सबसे पहला जो स्किल लेवल होता है, इस स्किल लेवल को बोलते हैं L1। L1 इसका मतलब होता है रिमेंबर। ये सबसे लोएस्ट लेवल का स्किल होता है। जब भी आप किसी आदमी को कोई चीज सिखाते हो तो आप उसे स्किल पे रिमेंबर करते हो। जैसे मान लो मेरा बेटा है, मैंने अपने बेटे को पहाड़ा सिखाया, टाइम टेबल सिखाया, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। आप मेरे बेटे के पास गए और आपने बेटे से पूछा बेटा ये टाइम टेबल क्यों सीख रहे हो? क्या अंकल मुझे नहीं पता, मुझे तो पापा ने बोला याद कर लो तो मैंने याद कर लिया। सो जैसे मैं आपकी कंपनी में गया, मैंने किसी से पूछा बेटा ये काम क्यों कर रहा हो? क्या मुझे नहीं पता, सेठ ने बोला हम तो कर रहे हैं। उसका स्किल लेवल कौन सा? रिमेंबर। क्या सबको समझ में आ गया? L1 स्किल लेवल। इसके बाद जो आपका स्किल लेवल होता है वो सेकंड लेवल पे पहुंचता है। जो सेकंड लेवल होता है इसे कहते हैं L2। L2 का मतलब अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का क्या मतलब है? इसका मतलब जो भी आपने उसे चीज सिखाई है उसे वो टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली समझ रहा है, वो उसे समझता है। सो आपने मेरे बेटे से पूछा बेटा ये जो तुमने टाइम टेबल करे मुझे बताओ, ये 5 2 2 के गुच्छे रखे हुए, 5 टॉफियों के 5 ग्रुप बने हुए हैं 2 2 के, कितनी टॉफियों में? बोला 5, 5 टाइम्स 2 10। इसका मतलब उसे समझ में आ गई ये वाली बात। मैं आपकी कंपनी में गया, मैंने अपनी कंपनी में किसी लड़के को उठाया, उससे पूछा कि बेटा ये क्यों करते हो? तो उसने मुझे बता दिया ये इसलिए करते हैं।
तो उसको कौन से लेवल पे? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। क्या सबको समझ में आ रहा है L2 लेवल? ये सेकंड लेवल होता है स्किल का। लिखिए L2 क्लियर, क्योंकि अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे लेके जा रहा हूं। जब आप लोगों को तैयार करते हो, जब ट्रेन करते हो, लिखिए L2 क्लियर। सो सबसे पहले लोग रिमेंबर करते हैं, उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाते हैं। जब वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाते हैं, उसके बाद जो आपका थर्ड लेवल होता है, राइट, जो थर्ड लेवल और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इस लेवल को कहते हैं L3। सो L3 लेवल में क्या होता है? इसे कहते हैं अप्लाई लेवल। अप्लाई लेवल का क्या मतलब होता है? अप्लाई लेवल का मतलब यह होता है कि आपने जो भी चीज सिखाई है, वो चीज आदमी असली जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मेरा बेटा है, अब मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे 5 दोस्त आएंगे, हर दोस्त को 2 टॉफी लगेंगी, कितनी टॉफी लगेंगी? आपने 5 गुणा 2, 10। इसका मतलब उसने क्या कर लिया? इस वाली चीज को अप्लाई कर लिया। तो जब आप लोगों को ट्रेन करते हो, तो आप क्या करते हो? करेक्ट शर्मा जी, जब आप लोगों को ट्रेन करते हो, तो आप क्या करते हो? इस लेवल पे लेके जाते हो। क्लियर? नाउ याद करिए, वेबिनार से पहले मैंने आप लोगों से कहा कि ये वाला जो वेबिनार है, ये सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए है, क्योंकि ये टेक्निकल वेबिनार है। ध्यान से समझिए। अगर मैं ये वेबिनार उन लोगों के लिए कर रहा होता जिनका बिजनेस नहीं है, तो मुझे उन्हें ये भी समझाना पड़ता लीड क्या होती है, मुझे ये भी समझाना पड़ता जनरेट लीड क्या होती है, क्वालिफाई लीड क्या होती है, सारे टर्म्स मुझे उन्हें समझाने पड़ते हैं। क्या समझ में आ रही है सबको ये वाली चीज? लेकिन मैं उस लेवल की ट्रेनिंग कर ही नहीं रहा हूं। मुझे अज्यूम नॉलेज चाहिए कि बेसिक लेवल लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वहां से शुरुआत करी। क्या सबको समझ में आई ये वाली चीज? सो आप देखोगे, ये हमें सोचना होता है। तो अप्लाई लेवल का आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। सो अप्लाई लेवल को इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे मैं एक लाला जी के यहाँ गया, राइट। सो जब मैं लाला जी के साथ बैठा हुआ था, तो उनके यहाँ एक लड़का आया, बैठा हुआ था। वो बोला, सेठ जी, ये एक आदमी आया है, इसे ये डिस्काउंट मांग रहा है, ये कह रहा है आपका पीस महंगा है, लेकिन बड़ी पार्टी है, एक बार आप बात कर लो। तो लाला जी ने कहा, नहीं, जब मैंने तुझे बताया ऐसे ऐसे प्राइस की बात कर ले। तो वो चला गया। मैं उस लड़के के पीछे पीछे गया, तो मैंने देखा सेल्स हुई कि नहीं, वो ग्राहक बिना लिए चला गया। सो मैं उस लड़के के पास पहुंचा। सो मैंने कहा, बेटा सेल हुई? बोले नहीं। मैंने कहा, तुमने प्राइस ऑब्जेक्शन समझा? बोले हाँ। तुमने वही कहा लाला जी ने जो कहा? बोला हाँ। मैं उससे वहीं रोका, मैं लाला जी के पास गया, लाला जी, वो आपने उस लड़के को समझा दिया था? बोला हाँ, मैंने समझा दिया, कितनी बार समझा चुका हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उस लड़के को अंदर बुलाया। अब मैंने लड़के से पूछा, बेटा मुझे ये बताओ, प्राइस ऑब्जेक्शन, ये जो लाला जी ने कहा, इसे कहते हैं प्राइस ऑब्जेक्शन, कि कस्टमर के प्राइस ऑब्जेक्शन को कैसे मैनेज करें। बोला जी सर। मुझे बताओ, समझते हो बेटा प्राइस ऑब्जेक्शन क्या होता है? L2 पे मैंने उसे टेस्ट किया। बोला हाँ सर, इसका मतलब ये होता है कि ग्राहक जब कह रहा है तुम्हारा सामान महंगा है, तो हमें ये बोलना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब मैं उसे L3 पे टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा, बेटा अब मैं हूँ ग्राहक, मैं हूँ कस्टमर, और मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा तुम्हारा सामान महंगा है, अब तुम मुझे जरा करके दिखाओ कैसे प्राइस ऑब्जेक्शन मैनेज करोगे। वो लड़का वो ऑब्जेक्शन मैनेज ही नहीं कर पाया। सेठ जी ने कुछ बताया, वो कुछ और बता रहा था। सो इसका मतलब वो जो लड़का था, वो इस लेवल पे फेल हो गया। इसका मतलब सेठ जी ने जब उसे ट्रेन किया, उसे इस लेवल पे ट्रेन करके छोड़ दिया, यहाँ पे तो सिखाया ही नहीं। अब सेठ जी कहेंगे क्योंकि ये लड़का प्राइस मैनेज नहीं कर पाता, ग्राहक छूट गया, लो मैं कर दूं, इसे बार बार सिखाता हूं, लेकिन ये करता नहीं है। क्या सबको समझ में आ रही है ये वाली चीज? आप अगर उस लेवल तक सिखा नहीं रहे हो, अगर आप ये वाला काम कर नहीं रहे हो, आप ये कह नहीं सकते यार मैं सिखाता हूं लोगों को, ये लोग करते ही नहीं। क्वेश्चन ये है, आप सिखाते कैसे हो? हर आदमी कर लेता, अगर आपका कंपटीशन कर ले रहा है, आपसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी तो हैं, वो लोग तो करवा लेती हैं। आप नहीं करवा रहे हो, तो दिक्कत लोगों की नहीं है, दिक्कत अपने सिस्टम की है, दिक्कत उस जगह पे जहां पे हम काम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, कितने लोगों ने ये वाली चीज बोली थी, हाँ सर मैं तो सिखाता हूँ, ये सीखते नहीं है। आपने सिखाया कायदे से है? क्या क्लियर हो गई ये वाली चीज? सबको समझ में आ गया? सो जब आप लोगों को ट्रेन करते हो, अगर आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप लोगों के पास ये वाला ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर नहीं है, आपने अपनी कंपनी में ट्रेनिंग सिस्टम नहीं डाला है, तो यू विल नॉट गेट देयर। आपको हमेशा लोगों की दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पे आप लोगों की जो चौथी चीज है, जिसपे आप लोगों को काम करना है, जिसपे बात करनी होती है, वो होता है आपका टी, ट्रेनिंग सिस्टम। करण जी कह रहे हैं, पर हमारे बोलने पर ही कस्टमर ट्रस्ट करता है, स्टाफ को वैसे ट्रस्ट नहीं करता है। फेस वैल्यू, आपके फेस की कोई वैल्यू नहीं है करण जी। कस्टमर को ट्रस्ट चाहिए, ठीक है? वो उसे आपकी शक्ल में दिखता है, क्योंकि आपके एम्प्लॉय ट्रेन नहीं है उसे वाला ट्रस्ट क्रिएट कर देने के लिए। सिर्फ इतनी जगह है। क्या क्लियर हो गई वाली चीज सबको? मुझे बताइए, सबको समझ में आ गई वाली चीज? स्किल लेवल वाली चीज समझ में आ गई? सो लिख दीजिए PTST, क्लियर।
अब आपको एक इस वाली चीज नेक्स्ट डी और एम पे लेके चलता हूँ. So कुशाल जी कहते staff doesn't know if that customer can be giving that much credit. So कुशाल जी ट्रेनिंग इशू है. आपको भी तो कोई तरीका होता है ना पता लगाने का. आपको अपने दिमाग में पता है ना कि यार ऐसे होता है. स्टाफ को वो तरीका नहीं पता है. ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज. सो यहाँ पे क्या है, देखिए इस वाले सेशन का जो स्कोप है वो ऑटो पायलट है. मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला था बिजनेस की दुनिया बहुत बड़ी है. मैं यहाँ पे आपको प्राइस का ऑब्जेक्शन कैसे मैनेज करना है, ये कैसे, ये आंसर नहीं दे सकता अभी, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है आज की डिस्कशन का. क्या क्लियर हो गई ये वाली चीज, समझ में आ गया. सो अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट चीज पे. अब क्वेश्चन ये था कि आपको ये बताता हूँ कि हमें रोक क्या रहा था, व्हाट वाज स्टॉपिंग अस. सो आशुतोष जी ने जब मेरा इस वाली चीज का डायग्नोस किया, उन्होंने ये वाली चीज किया कि अभी आपको बताता हूँ कि वो लोग खुद से एफर्ट कैसे मारेंगे. राइट. सो हमें रोक क्या रहा था. आशुतोष जी ने मुझसे कहा भाई तुम अपने बिजनेस को कर क्यों नहीं रहे, सिस्टम्स डाल क्यों नहीं रहे. उन्होंने मुझसे पूछा तुम सिस्टम डाल क्यों नहीं रहे भाई. मैंने उनसे कहा आशुतोष जी यार टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास टाइम ही नहीं है. तो मुझसे बोले रेली. मैंने कहा हाँ. बोले अच्छा, तो जो तुम्हें टाइम मिलता है उसमें तुमने क्या उखाड़ा रखा है. 6 महीने हो गए, बिजनेस वैसी का वैसी है, तो इसका मतलब जो तुम कर रहे हो कुछ तो सही नहीं कर रहे हो. तुमने भाई क्या उखाड़ा 6 महीने में. मैंने कहा यार बात तो सही करो. बोले मैं तुमसे जब रिजल्ट पूछता हूँ बिजनेस तुम्हारा स्टैग्नेंट है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो तुम टाइम जो तुम्हारे पास है उसका कर क्या रहे हो. ठीक है. सो यहाँ पे मुझसे यहाँ पे शेषी जी कह रहे हैं क्रिएटिंग माई कॉम्पिटिटर बाय माई सेल्फ थ्रू ट्रेनिंग. शिजे जी जो आपका कॉम्पिटिटर है ना वो समुंदर की तरह है, बड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं. आपने अपने घर से एक बाल्टी ले जाके समुंदर में डाल दी तो समुंदर का पानी समुंदर प्लस एक बाल्टी नहीं हो जाएगा. वो आपके जिस लड़के को कंपटीशन बनना है वो वैसे भी बन जाएगा. क्या क्लियर है ये वाली चीज. आपके ये इस वाली चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी उसमें जैसे 100 लोगों से कंपटीशन से लड़ते हो एक और से लड़ लेना, लेकिन इस छोटी सोच में वहीं पे फंसे रहोगे. क्या क्लियर होगा ये वाली चीज नाउ. राइट. सो यहाँ पे क्या हुआ, नो टाइम. सो मैंने बोले नो टाइम. बोले यार टाइम में जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारे कोई रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है. नो रिजल्ट है इसका मतलब टाइम तो तुम सही जगह पे नहीं लगा रहे. बोले सही में टाइम वजह है. मैंने कहा है तो यार बिजी रहते हैं. बोले वजह ये नहीं है. मैंने कहा अच्छा. बोले अब मेरे कुछ क्वेश्चनों के आंसर दो कि तुम अपने में सिस्टम्स क्यों नहीं लगा रहे हो. मैंने कहा बताओ. बोले सबसे पहली वजह होती है सी. सी का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब है. भाई मुझे बता तूने सिस्टम लगाया या सिस्टम नहीं लगाया, तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है. तूने सिस्टम लगाया, तूने सिस्टम नहीं लगाया, इससे तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है. तुम तो बिजनेस ओनर हो. बोले तो तेरी ना कमिटमेंट ही नहीं है, यहाँ पे कमिटमेंट की कमी है. मैंने कहा नहीं आशुतोष जी कमिटेड तो बहुत हूँ यार, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप ये नहीं कह सकते मेरे अंदर कमिटमेंट की कमी है. बोले अच्छा ठीक है. बोले अगर ये नहीं है तो तेरा दूसरा सी मिसिंग है. मैंने क्या. बोला दूसरा मिसिंग ये है कि तेरे पास क्लैरिटी नहीं है. बोले अच्छा मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में कैसे बताएगा, मुझे स्टेप बाय स्टेप तरीका बता. बोले मैं तुझसे पूछा बता कैसे पहुंचाएगा. मैंने तेरे लिए टाइम क्रिएट कर दिया. मैंने तुझसे कहा भाई 7 दिन तू ऑफिस नहीं जा रहा, मैं संभाल लूंगा तेरा ऑफिस, मत जा ऑफिस. अब मुझे बता बिजनेस ऑटो पायलट में कैसे पहुंचाएगा. मैं उनको स्टेप्स ही नहीं बता पाया. तो उन्होंने मुझे बताया अगर तुम्हें स्टेप्स की क्लैरिटी नहीं है एंड टू एंड तो तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, और अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा. यू विल नॉट प्रोसीड. क्यों, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप नक्शा ही नहीं है तुम्हारे पास. मैंने बोले फिर. बोले तो तुम क्या करोगे, तो तुम्हें जो काम आता है तुम वही काम करना शुरू कर दोगे. क्यों, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं नए रास्ते पे चलो. तुम नए रास्ते पे इसलिए नहीं, क्यों तुम्हें रास्ता ही नहीं पता. जब तुम्हें रास्ता नहीं पता तो तुम कुछ तो करोगे. तो क्या करोगे, जो काम तुम्हें आता है वही करोगे और इससे खुश रहोगे, चलो यार मैं कुछ करके तो आया, लेकिन वो राइट काम नहीं है. उससे तुम्हें 6 महीने 8 महीने से रिजल्ट तो आए नहीं, तो जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं. क्या एम आई मेकिंग सेंस, यस नो, सबको समझ में आ रही है वाली चीज. ये फंडामेंटल सेकंड वजह है जिसकी वजह से ये वाली चीज नहीं हो रही. क्यों, क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी ही नहीं है ये वाला काम कैसे होता है. यू जस्ट डोंट नो हाउ टू डू एग्जीक्यूट दिस. और ये वजह है जिसकी वजह से तुम ये नहीं कर रहे हो. टाइम की कोई वजह नहीं है. राइट. तो तुम क्या करते हो, थोड़ा किताब पढ़ी, यूट्यूब देखा, ये वाली चीज करी, नहीं समझ में आया, दोबारा अपना काम करना शुरू कर दिया, बहाना बनाया टाइम नहीं है हमारे पास. सो दिक्कत कमिटमेंट की है, दिक्कत क्लैरिटी की है. मैंने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो. बोले तीसरी चीज ये है कि तुम डिसीजन नहीं लेते. मैंने क्या मतलब है इस वाली चीज का. बोले तुम ये वाली चीज समझो, तुम अपनी कंपनी के इंजन हो. मतलब समझ लो तुम इंजन हो और यहाँ पे पीछे तुम्हारे डिब्बे लगे हुए हैं. तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारे जो जिस लोगों की स्पीड 60 किलोमीटर की है, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर की है, तुम ये चाह रहे हो कि इन लोगों की स्पीड 80 किलोमीटर की हो जाए, 90 किलोमीटर की हो जाए, और तुम्हारी स्पीड 60 की रहे.
जब तक तुम अपनी स्पीड 100 पे नहीं पहुंचाओगे तब तक इन लोगों की स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। सो तुम अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए करते क्या हो? तुम सीख क्या रहे हो? आगे क्या बढ़ रहे हो? जब तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ रही तो इन लोगों की स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब तुम ही ग्रो नहीं कर रहे। अब जब तुम ग्रो करने का डिसीजन नहीं ले रहे। क्यों डिसीजन नहीं ले रहे? ग्रो कैसे करोगे? लर्निंग आएगी, सीखोगे, ये वाले काम करोगे, किसी के पास जाओगे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओगे, ये वाली चीज करोगे, तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। तुम क्या बहाना बना रहे हो? मेरे पास टाइम नहीं है। ले भाई, टाइम की कमी किसी के पास नहीं, सबके पास सेम टाइम है। तुम्हारे पास जो दिक्कत है वो फोकस और प्रायोरिटी की है। इट इज नेवर। सो ध्यान से समझिएगा, जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो दो पार्ट्स में बना हुआ होता है। पहला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं प्रायोरिटी मैनेजमेंट, और दूसरा पार्ट जो होता है उसे कहते हैं शेड्यूलिंग। सो प्रायोरिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि भाई मेरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरी मुझे करनी है, तो 3 4। अब तुम्हारे पास अगर तुम्हारे गोल ही सेट नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा फोकस ही नहीं है कि मुझे सिस्टम्स बनाने हैं, तो ये तुम्हारी प्रायोरिटी में आइटम आएगा ही नहीं। तुम क्या करते हो? तुम्हारे पास काम आता है फायर की तरह, तुम उस काम को रिजॉल्व करते हो। तो तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है, तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी की कमी है। प्रायोरिटी की कमी तुम्हारी इसलिए है क्योंकि तुमने डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम्हारे पास कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट और क्लैरिटी नहीं है। क्या सबको ये गोला समझ में आ रहा है? जब तक ये आप अपने बिजनेस के इंजन हो, अगर आप काम डिसीजन नहीं लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, सिस्टम के लिए काम नहीं करोगे, नहीं होगा। आप लोग हमेशा यहाँ पे आपका काम करने का तरीका जो है वो हमेशा ये रहने वाला है, कौन सा? आप अपने कदे से काम कर रहे हो। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आपको इसके लिए स्टेप्स लेने होंगे, और इस स्टेप्स को लेने में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपका कमिटमेंट नहीं है, और आप इस वाली चीज को करने के लिए डिसीजन नहीं ले रहे, तो नहीं होगा। कौन कौन अग्री करता? लिख दीजिए अग्री। ये है फंडामेंटल प्रॉब्लम। यहाँ पे आप ये वाली चीज सोचो, बिजनेस ओनर अपनी मेहनत से यहां तक अपने धंधे को पहुंचा देता है, इसका मतलब उसके अंदर कमिटमेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाके नेक्स्ट गेम खेलने को राजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्टेबल जोन आ गया है। ये कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना, और बाकी के सब जो है वो बहाने हैं। टाइम नहीं है, ये नहीं है भाई। टाइम, अगर जो तुम टाइम लगा रहे हो तो रिजल्ट आ रहे होंगे ना। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो गलत जगह पे टाइम लग रहा है ना। तुम बिजनेस ओनर हो, तुमसे तो कोई कोई टोकेगा ही नहीं, क्योंकि तुम अपने एम्प्लॉय को तो कहते हो ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। अगर एम्प्लॉय को राइट राइट दे दिया जाए तो वो भी तुमसे कहता है सेठ तुमने क्या उखाड़ लिया पिछले 8 महीने में, तुम भी तो काम नहीं कर रहे। लेकिन वो तो एम्प्लॉय वो थोड़ी नहीं बोल सकता है, आपसे तो कोई दूसरा आदमी बोल सकता है, नहीं तो सुनना नहीं। ये थोड़ा सा सच है, कठोर सच है, जो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोल रहा हूँ। डिसाइड करना पड़ेगा, आप अपनी कंपनी के डिसीजन मेकर हो। क्लैरिटी लानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, कमिटमेंट लानी पड़ेगी, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। कौन कौन लिख क्लियर है? सबको समझ में आ गई वाली चीज? क्योंकि अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। और ये नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं, जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को कहते हैं डी और एम। ध्यान से सुनिएगा। डी का मतलब डेलीगेशन, और एम का मतलब मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं। ये 99% बिजनेस ओनर्स के ये वाली चीज मिसिंग होती है। 99% बिजनेस ओनर्स के ये वाली जो चीज है वो मिसिंग होती है। ध्यान से समझिएगा। सो अब तक हमने क्या बनाया? अब तक हमने रूल बना लिए, चीजें बना ली, लेकिन रूल बनाने से कुछ होता नहीं है। आप दुनिया भर के रूल बना लो, जब तक आप अपने डेलीगेशन और मॉनिटरिंग वाली चीज नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। लेट मी टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। सो आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं सूरत गया, तो जब मैं सूरत गया तो सूरत में मैं उबर में बैठा जा रहा था। तो जब मैं पीछे बैठा हुआ था तो मैंने उबर वाला जो ड्राइवर था उसके पास, वहां पे उसने एक एक वहां पे लाल बत्ती आई, राइट। तो मुझे लगा ये वाली जो लाल बत्ती है, इस लाल बत्ती पे जो है उबर वाला वो रुकेगा, लेकिन वो उबर वाला उस लाल बत्ती पे रुका नहीं। सो मैंने कहा तुम इस पे रुके ही नहीं। बोला सर सूरत है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वो आगे चला गया। मैंने कहा लाल बत्ती पे नहीं रुके, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ सुनो, एक बत्ती आई, दूसरी बत्ती उसने जम करी, थर्ड रेड लाइट जम कर रहा था, वहां पे रुक गया। मैंने कहा तू ये थर्ड रेड लाइट पे क्यों रुक गया भाई? बोले सर मैं इस रेड लाइट पे इसलिए रुक गया हूं क्योंकि इस रेड लाइट पे मैं इसलिए रुक गया क्योंकि यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है। ये पुलिस क्या कर देगी? पेनल्टी लगा देगी 500 रुपए की। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? सो आप, अब इसका हमारे बिजनेस से क्या लेना देना है मैं बताता हूँ। इसका हमारे बिजनेस से ये लेना देना है, आप ये जो लाल बत्ती बनाते हो, आप ये वाला जो काम करते हो, ये सारे रूल्स हैं जो आप क्रिएट करते हो, लेकिन इन रूल्स की कोई वैल्यू नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक आप वहां पे ये पुलिस वाला सिस्टम नहीं बैठाओगे। क्या सबको समझ में आ रही है वाली चीज? और इस वाले सिस्टम को बैठाने के लिए 3 डी लगते हैं। पहला डी, दूसरा डी, और तीसरा डी।
इसे कहते हैं विटामिन 3D, जो किसी भी बिजनेस ओनर को चाहिए होते हैं ये विटामिन काम करने के लिए। तो सबसे पहले जिसमें पहला डी है उसे कहते हैं डेली चेकलिस्ट। आपके एम्प्लॉयज के पास जो डेली काम करना है उसकी डेली चेकलिस्ट होनी चाहिए, भाई ये वो चीजें जिससे तू काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है, इस डेली चेकलिस्ट के बेसिस पे आपके पास डेली डेटा आना चाहिए। हमारे पास डेटा आता ही नहीं, और इस डेली डेटा के बेसिस पे हमारी डेली मीटिंग होनी चाहिए ताकि उसे फर्क पड़े। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये मिसिंग होता है। हम लोग इस वाली चीज में एक्सपर्ट हैं, रूल बनाने में एक्सपर्ट हैं, सुबह शाम जितने चाहो उतने रूल बना लो, लेकिन ये विटामिन D डालने में एक्सपर्ट नहीं है। और इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, काम नहीं करते। अब क्या होता है, कभी कभी जोश चढ़ता है। सो हमने क्या करा भाई, हमने क्या करा, जोश चढ़ा हमारे ऊपर और हमने इस वाली चीज को करा। हमने अपने लड़का जो है, मान लो रमेश जो लड़का है, उससे कहा रमेश अब बेटा तू मुझे डेली डेटा भेजा करेगा और मैं तुझसे इसमें मीटिंग करूंगा। रमेश ठीक है सेठ जी। रमेश को सेठ जी का गेम पता है। रमेश को पता है सेठ जी कहीं से कुछ सीख के आए, 2-4 दिन का जोश है, ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेठ जी कह रहे हैं डेटा भेजना है, तो बोले ठीक है सेठ जी भेजूंगा। रमेश ने 1 दिन डेटा भेजा, 2 दिन डेटा भेजा, 3 दिन डेटा भेजा, सेठ जी पूछना भूल गए, रमेश भी भूल गया। अब क्वेश्चन ये, रमेश ने भेजा क्यों नहीं है जब सेठ जी ने बोल दिया? भेजा क्यों नहीं रमेश ने? सेठ जी थोड़ी नहीं हमेशा याद कराते रहेंगे। तो भाई क्यों नहीं भेजा रमेश ने? इसलिए नहीं भेजा क्योंकि रमेश जो है वो सरकारी आदमी है। रमेश आपके यहाँ सरकारी आदमी है। क्यों है सरकारी आदमी? क्योंकि मान लो रमेश की सैलरी 10,000 रुपए है, ये सैलरी रमेश की जो है ये फिक्स्ड है। वो ये डेटा भेजे चाहे ना भेजे, उसे ये सैलरी तो मिलनी है, तो रमेश काय को भेजेगा? इसलिए रमेश को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप कितना परफॉर्मेंस वाली चीज बना लो, आप परफॉर्मेंस का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि डेटा नहीं है इसलिए वाला काम नहीं हो रहा। अब ये वाला काम होगा कैसे? ये वाला काम ऐसे होगा कि आपने जब उसका इंक्रीमेंट किया, आपने कहा रमेश भाई अब तेरी सैलरी बढ़ा रहा हूं, मान ले तेरी सैलरी कर रहा हूं 12,000 रुपए, लेकिन तुझे सैलरी ऐसे नहीं दूंगा। सैलरी दूंगा तुझे ऐसे कि तेरी 11,000 रुपए जो सैलरी है वो होगी फिक्स, और 1,000 रुपए जो तेरी सैलरी है वो होगी वेरिएबल। ये वेरिएबल तुझे तब मिलेगा जब तू मुझे 30 के 30 और 25 के 25 दिन, जितने दिन ऑफिस आता है, तब मुझे ये डेटा भेजता है। जिस दिन आप ये वाला काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन रमेश ये वाला काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसे चिंता है। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, 30 दिन में भाई तूने 20 दिन ही भेजा, ये पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। अब वो दौड़ दौड़ के भाग भाग के आपके पास आएगा, क्योंकि ये वाला सिस्टम है ये मिसिंग है। क्या सबको समझ में आ गई ये वाली चीज? सो जब तक आप मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस वाली चीज इसके साथ नहीं जोड़ोगे, ये दोनों चीजें एक साथ काम करती है। क्लियर हो गई ये वाली चीज? जब तक ये नहीं जुड़ेंगी, आप दुनिया भर का सिस्टम बना लो, आप दुनिया भर की चीजें बना लो, आपके पास अगर मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं हो, डेलीगेशन का सिस्टम, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने आपको स्टेज 4 के लोग बताए थे, लोग क्या होते हैं, यहाँ पे फंस जाते हैं। और इसीलिए बिजनेस ओनर अपनी जगह से हट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये वाले सिस्टम्स वो बना नहीं पाते। क्या सबको क्लियर हो गई ये वाली चीज? सो सबको समझ में आया? सबको ये वाली चीज क्लियर है? पीटीएससीडीएम क्लियर? सो आप देखोगे, लिखो पीटीएससीडीएम क्लियर। सो आप देखोगे ऑटो पायलट में हमारी जो नेक्स्ट चीजें हैं, नेक्स्ट चीज है वो डी। डी से डेलीगेशन का सिस्टम, और उसके बाद एम, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस सिस्टम। अगर आप लोगों के इसके आंसर, एक का भी आंसर नो है, तो यू नॉट हैविंग एन ऑटो पायलट बिजनेस, क्योंकि ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। और ये वाला जो फ्रेमवर्क है ये प्रूवन फ्रेमवर्क है। कितने बिजनेस ओनर के साथ इस वाली चीज को करके ये वाली चीज कर चुके हैं? इसमें से एक भी चीज मिसिंग होगी आपका नहीं होगा। सबको क्लियर हो गया? PTSTDM क्लियर?